पीछे तो बता दिए थे कुछ मुख्य बातें सब जो था। चलिए, ईट, मन के और अस्थियां। अस्थियां से लिया गया कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इससे समझ में आ ही जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता वाले शहर, यानी हड़प्पा सभ्यता के शहर में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री, यानी भोजन सामग्री का नाम बताओ। भोजन सामग्री यानी हड़प्पा सभ्यता में जो रहने वाले शहर, हड़प्पा सभ्यता वाले शहर के लोग भोजन सामग्री मतलब भोजन में क्या खाते थे उस सब का नाम कह रहे बताने के लिए। इस वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान। शहर में रहने वाले हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए भोजन सामग्री क्या था, मतलब वहां के लोग क्या खाते थे, भोजन सामग्री क्या था। तो सबसे पहले पेड़ पौधे का उत्पादन, पेड़ पौधे से जो उत्पादन वस्तु निकलता था, जो भी आलू टमाटर प्याज इत्यादि वगैरह जो होता है, फल फूल सब्जी इत्यादि वगैरह, तो पेड़ पौधा से ही तो उत्पादन होता है ना। तो वो वाला सब सारी चीजें खाते थे। और अंडा खाते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे। मतलब बात समझ में आ रहा है। पहले में क्या, पेड़ पौधा से उत्पादन यानी पेड़ पौधा के द्वारा उगने वाले सभी वस्तुओं को, और अंडे मांस मछली इत्यादि वहां के लोग खाते थे। अलग अलग प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, चावल, सफेद चना, दाल और तिलहन इत्यादि वगैरह खाते थे। ठीक है, दूध, दही, घी एवं संभवतः शहद, शहद मतलब मौध, है ना। पुरातत्व विद्वानों ने हड़प्पा से प्राप्त जले हुए अनाज के दानों, बीजों और हड्डियों इत्यादि की सहायता से वहां के लोगों की खान पान की आदत का पता लगा। आदत का पता जो हम कहा गया था, इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान बताए। तो मतलब ये कह रहा है, ये तो हो गया आपको कि क्या क्या खाते थे, तो यहां तक हो गया, ये सब खाते थे शहद वगैरह सब। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूह, ये सब वस्तु जो आपको कैसे पता चला कि वहां के लोग ये सब खाते थे। ठीक है, तो पुरातत्व विदों ने हड़प्पा से प्राप्त जो जले हुए अनाज निकला के दोनों दानों, ठीक है, अनाज के दाना सब निकला, जला हुआ अनाज के दाना सब प्राप्त हुआ। पुरातत्व क्या बोलते हैं, एक विभाग होता है। पुरातत्व क्या होता है, उस विभाग में रह करके आदमी सब जो खोज यानी इत्यादि सर्च रिसर्च करता है कि यहाँ क्या था, कितनी साले पुराने था, ये सब कल बताए थे पहले। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग ने हड़प्पा से प्राप्त जले हुए जो अनाज दाना सब निकला था ना, पुरातत्वविदों किसको कहते हैं, जो पुरातत्व में के अंदर जो लोग होते हैं उसको पुरातत्वविदों कहते हैं। ठीक है, अनाज के दानों, बीजों और हड्डियां सब वहां से निकला ना भाई। तो हड्डी का मतलब क्या हुआ, मांस मछली इत्यादि अंडा मुर्गा खाते होंगे। ठीक है, आदि की सहायता से वहां के लोगों की खान पान की आदत क्या पता लगा। तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। पहले क्या कहा क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता शहर में यानी हड़प्पा सभ्यता के शहर में लोगों को उपलब्ध भोजन क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता के शहर में रहने वाले लोग सब क्या भोजन करते थे, तो भोजन का सामग्री बता दीजिए कि क्या सब खाते थे। और इसका पता कैसे लगा, कैसे आप जानते हैं कि पहले के लोग ये सब खाते थे। तो वो बात कह रहा है आपको लिखने के लिए। तो पेड़ पौधा के उत्पादन यानी पेड़ पौधा के उत्पादन वाली वस्तुएं सब खाते थे। अंडा मुर्गा मांस मछली इत्यादि वगैरह खाते थे। अलग अलग प्रकार के अनाज खाते थे, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, सफेद चना हो गया, दाल हो गया, तिलहन हो गया, ये सब इत्यादि वगैरह। दूध दही घी एवं संभवतः शहद भी खाते। तो ये सब तो हो गया कि ये बात बता दिए सामान में क्या खाते थे। अब यहां से लिख देना कि पुरातत्वविदों से पता चला, अपने मन से लिखना है, कोई दिक्कत, के द्वारा पता चला कि वहां से जो मिला
क्या कि जला हुआ अनाज सब मिला, हड्डियां वगैरह सब मिला, जिससे पता चला कि वहां के लोग ये सब चीज खाते थे। समझ में आया? लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं। लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधे के उत्पादों और जानवरों से प्राप्त उत्पाद का सेवन करते थे। मतलब हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधा से जो उत्पन्न होता था ना, और जानवरों से प्राप्त उत्पादन का सेवन करते थे, तथा भेड़ बकरिया गाय भैंस इत्यादि, भेड़ बकरी गाय भैंस आदि को के यानी को दूध के लिए पालते थे। वहां के लोग जो है गाय बैल भैंस बकरी इत्यादि दूध के लिए क्या करते थे? पालते थे, बैल नहीं। तथा मछली हिरण सांभर बारहसिंघा और सुअर को मांस के लिए पालते थे। मतलब समझ में आ रहा है कि किसको? मछली पालन करते थे, हिरण पालन करते थे, सांभर बारहसिंघा और सुअर को मांस खाने यानी मांस के लिए पालते थे। पूर्व और प्रौढ़ हड़प्पाई लोगों, पूर्व और प्रौढ़ यानी उससे भी पूर्व वाले हड़प्पा के लोग है ना, प्रौढ़ है ना, हड़प्पा लोग द्वारा इसी भोजन का उपयोग किया जाता था। गुजरात के लोग दुधारू पशुओं को ज्यादातर पालते थे। यानी गुजरात के लोग ज्यादातर किस पशु को? दुधारू पशुओं को ज्यादा पालते थे, मतलब दूध देने वाले पशु को ज्यादा पालते थे। तेल खरी की बनी नींबू की पत्ती से स्पष्ट है कि लोग नींबू खजूर अनार और नारियल जैसे फलों की भी जानकारी रखते थे। बड़े बड़े घरों में अन्न के भंडार थे। अनाज के संरक्षण से पता चलता है कि हड़प्पा में अन्न का आगमन और निर्गमन शासन द्वारा नियंत्रित रहा होगा। यही नहीं, अनाज विनिमय का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। विनिमय के लिए महत्वपूर्ण साधन रहा होगा क्या? अनाज। ठीक है, प्रश्न 2 में पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? उत्तर में अब हम समझते हैं। मतलब क्वेश्चन जो कह रहा पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में, जो पुरातत्व जो पीछे हम पढ़ाए थे, पुरातत्व क्या होता है भाई? एक विभाग, जिस विभाग में लोग जो मतलब जिसको जॉब होता है तो वो लोग क्या करते हैं? सर्च रिसर्च की कितना पुराना ये चीज था, कितना पुराना कौन यहाँ रहता था, क्या है, ईटा है तो कितना पुराना है, ये अगर कोई वस्तु है तो कितना पुराना है, यहाँ मतलब लोग रहते थे कि नहीं रहते थे, वही सर्च रिसर्च करते हैं, है ना। तो पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में, हड़प्पा के समाज में वो लोग सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? यानी इसका पता किस प्रकार लगाते हैं? ये लोग जो लगाते हैं ना पता, वो किस प्रकार लगाते हैं? तो देखिए, पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पुरातत्व के अंदर जो लोग होते हैं उस सब उसका पता लगाने के लिए, ठीक है, अंदर जो लोग सब होते हैं इसके जैसे ये पुरातत्वविद का मतलब क्या हो गया? पुरातत्व विभाग के अंदर रहने वाले लोग किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए, आर्थिक यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं कि अभी का समय, अभी के जमाना में ऐसे था तो ऐसे है, तो पिछले जमाना में कैसे था, कैसे लोग रहते थे, ठीक है, उसके बारे में पता लगाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? अनेकों प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें से 2 प्रमुख विधियां हैं, समाधानों का अध्ययन और विलासिता की वस्तुओं का खोज। मतलब समाधानों का यानी समाधानों का अध्ययन, ठीक है, समाधानों का अध्ययन करते हैं, और आप विलासिता की वस्तुओं का खोज यानी कि कितना वस्तुओं का खोज की, अगर यहाँ पर क्या क्या वस्तुएं था, तो इसका मतलब अगर जो वस्तु मिलेगा तो समझ लेंगे कि यहाँ के लोग इस सब चीजों का प्रयोग करते थे। जैसे
समाधानों का अध्ययन, देखो तो किस प्रकार से, दो प्रकार से करते हैं मुख्य, कितने प्रकार से पुराने चीज सब का जो पता लगाते हैं ये लोग, तो कितने तरीका से, दो तरीका से। एक तो हो गया समाधानों का अध्ययन करते हैं और तब जाकर के पता लगाते हैं। अब इसमें क्या है सो देखते हैं। समाधानों का अध्ययन सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के एक महत्वपूर्ण तरीका है। मतलब सामाजिक एवं आर्थिक, यानी पहले के समाज कैसा था, पहले की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसका पता लगाने के लिए यह तरीका महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। हड़प्पाई समाधानों का अध्ययन करते हुए पुरातत्वविदों कहे तो कौन, पुरातत्व में रहने वाले लोग, साइंटिस्ट सब को अनेकों भिन्नताएं दृष्टिगोचर हुई। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग पुरास्थलों से जो समाधान मिले हैं उनसे स्पष्ट होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से गर्ते अथवा गड्ढों में दफनाया जाता था, गड्ढों में दफनाया जाता था, किंतु सभी समाधान गतों की बनावट एक जैसी नहीं होती थी। कहने का मतलब है जैसे कोई भी वस्तु हो गया तो कोई वस्तु सबको क्या करता है, अगर कोई ऐसा वस्तु हो गया तो उसको क्या करता है, गड्ढा में उसको दफना दिया जाता है ना। लेकिन उसमें स्पष्ट होता है कि मृतकों को सामान्य रूप से, है ना, गर्ते अथवा गड्ढों में, यानी गड्ढों में समझो यहां, ठीक है, गड्ढों में दफनाया जाता था, किंतु सभी सावधान गड्ढों की बनावट एक जैसी नहीं होती थी। अधिकांश समाधान गड्ढे की बनावट सामान्य तो थी, लेकिन कुछ सतह पर ईंटों की सिंचाई की गई थी, कुछ जगह पर ईंटों की यानी सिनाई, ईंटों की सिनाई की गई थी, और गड्ढों की बनावट में पाई जाने वाली विविधताओं से लगता है कि संभवतः हड़प्पा समाज में अलग अलग विद्यमान यानी उपस्थित थे। ईंटों की चिनाई वाले गड्ढे उच्चाधिकारियों वर्ग अथवा संपन्न वर्ग के समाधान रहे होंगे, यानी उसके लिए समाधान रहे होंगे। जैसे कोई भी गड्ढा खोदा जाता है, कोई चीज अगर दफनाया जाता है तो कई तरीका से दफनाया जाता है। एक तो गड्ढा खोद के उसको दफना दिया, दूसरा नंबर क्या, गड्ढा खोदा, ईंटा से चिनाई किया, ठीक है, तब उसमें दफनाया गया, ठीक है। समाधान मार्गों से सब गर्गों में सब सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाते थे। कुछ कब्रों में सब मृत भांडों और आभूषण के साथ दफनाए गए मिले हैं। मतलब कुछ लोगों को जो मरता है तो क्या होता है, हालांकि देखिए अभी अपने लोगों के जमाना में क्या होता है कि अगर कोई किसी आदमी का मृत्यु हो गया तो जो भी सोना चांदी सब नाक कान में के पहने रहे ओकरा सबके की करे है, तो सबको निकाल लेता है। नहीं निकालना चाहिए, उसके अंदर जो कुछ भी होता है ना सब छोड़ देना चाहिए। हमारा शास्त्र, हालांकि शास्त्र ये बताता है कि मतलब वो अलग बात है। एक उसमें क्या होता है कि वो सब हो गया थोड़ा, अब फिर दूसरे लाइन में जाने वाली बात कि मृत के शरीर में जो कुछ भी है ना, उस समझो सब उस पर वायरस का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सोना चांदी सहित अगर उसको जो है सो निकालो नहीं, उसको घर में लाना ही नहीं चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ लोग ऐसा करते हैं कि फेंकते नहीं उसके साथ। लेकिन पहले के जमाने में कुछ लोगों को ऐसा देखा जाता था कि दफना दिया। अब दफना दिया बहुत चीजें तो आभूषण के साथ दफना गए मिले हैं, और मतलब मिला है कि कुछ लोगों को जो है सो आभूषणों के साथ दफना दिए गए मिले हैं, और कुछ में तांबे के दर्पण, सीप और सुरमे की सलाइयां भी मिली है। कुछ समाधानों से बहुमूल्य आभूषण एवं अन्य सामान भी मिले हैं। तो कुछ से बहुत सामान्य आभूषण की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा में
एक कब्र में ताबूत भी मिला है। ताबूत, ताबूत कहा जाता है, जैसे वो क्या बोलते हैं, अ, अरे वो क्या बोलते हैं, ताबीज। क्या मतलब ताबूत, मतलब कहने का वही ना, मतलब जैसे बता रहे हैं, एक जो हो गया जो ताबीत अपना सबके कथी हुए। हाँ, तो आप लोगों का बक्सा ऐसे बना रहता है, ऐसे ना, यही ना, सरखुट नहीं रहता है। ऐना नहीं रहे है, ऐसे रहता है। हाँ, हाँ तो कहने का मतलब तो ये ना हुआ, अब इसको ऐसे कर दो, यही ना। हाँ तो वही तो होता है ना, ठीक है। तो ये सब चीज जो है सो मिला था, ठीक है, ये सब चीज मिला था। एक समाधान में एक पुरुष की खोपड़ी, एक समाधान में क्या है, मतलब पुरुषों की क्या मिली थी, खोपड़ी के पास से एक ऐसा आभूषण मिला है जिसे शंख के 3 छल्ले जैस पर। अब देखो पहले के जमाना में जो है सो आभूषण भी होता था तो सोना चांदी के नहीं हो छले, पीछे भी बताए हैं। पहले के जमाना में आभूषण, आभूषण मतलब वो नाक में पहनने वाला या कान में पहनने वाला, पायल पहनने वाला, वो सब सोना चांदी का ही नहीं बना रहता था बाबू। हाँ? हाथी दांत के शंख इत्यादि वगैरह सब इस सब का बना रहता था पहले। जैसे पहले पुराने जमाने में देखिएगा कि या कोई मूवी ऐसा, तो लेडीज सब पहनती रहती थी, तो उस शंख के बनल वाला चीज सब कथी तुम सब गला समय अथी समय वो सब पहनने वाला, ठीक है। तो वही सब उसका मतलब जेवर सब होता था, आभूषण होता था। ये सोना चांदी वाला सब आभूषण नहीं होता था पहले, ठीक है। एक प्रकार का ऊपर उप रत्न, रत्न मतलब वही ना हुआ आभूषण, है ना, कि मन के और सैकड़ों छोटे छोटे मनकों से बनाया गया था। मन का जो छोटा छोटा मनका से बनाया गया था क्या, जेबर। मनका से क्या बनाया गया था, जेबर, गुथ गुथ करके काली बंगन में छोटे छोटे वृत्ताकार गड्ढों में राखदानियां तथा मिट्टी के बर्तन मिले। क्या मिले, मिट्टी के बर्तन मिले। कुछ गड्ढों में हड्डियां एकत्रित मिली और कुछ गड्ढों में तो क्या मिला, हड्डियां एकत्रित सब मिला। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई समाज में सब का अंतिम संस्कार अलग अलग तरीका से कम 3 तरीकों से किया जाता। मतलब पहले जो संस्कार होता था कई तरीकों से होता था। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोगों में क्या होता है, जला दिया जाता है, इन लोगों में क्या होता है, कुछ दफना दिया जाता है, ठीक है। तो पहले के जो संस्कार भी होता था तो कई तरीकों से होता था, जैसे कि यहां बता रहे हैं लगभग 3 तरीकों से, ठीक है। जैसे तथ्य से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासी यानी हड़प्पा में रहने वाले लोग मर नोपरांत यानी मरने के बाद जीवन में विश्वास करते थे। मरने के बाद यानी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे। उल्लेखनीय है कि संभवतः हड़प्पाई लोग शवों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे, है ना, यानी मूल्य वस्तु को दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। तो ये हो गया जो आपका क्या, तो ये जो हो गया जो आप समाधानों का अध्ययन, तो ये सब जो इतना अध्ययन किया ना, इस सब के बारे में पढ़ेगा ना, तो पहले तो ये ज्ञान तो होना चाहिए किन लोगों में, उसी रिसर्चर समय, कि इस सब का ज्ञान होना चाहिए, इस सब को पढ़ करके कि पहले के लोग कैसे दफनाते थे, कैसे रहते थे, मतलब क्या क्या व्यवस्था करते थे। तो उस सब से ये ना पता चलेगा कि कितना पुराना, कैसे क्या खोदाई करेंगे तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पहले जो है समाधानों का अध्ययन, इस सब के बारे में अध्ययन करते थे, तब जाकर के रिसर्च करते। तो एगो तरीका तो इसका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो गया, विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना। विलासिता की वस्तुओं का पता लगा करके वे लोग रिसर्च करते थे।
अब पता लगाते थे। अब देखिए क्या सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं के अस्तित्व का पता लगाना, यानी सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक कि पहले के समाज की स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, भिन्नताएं मतलब कहने का कि पहले जो समाज रहते थे तो उसमें और अब में क्या क्या अंतर है, उसके बारे में सर्च करके अस्तित्व का पता लगाना कि पहले का अस्तित्व कैसा था। एक अन्य विधि विलासिता की वस्तुओं का पता लगाना, समाधानों से उपलब्ध होने वाली पुरातत्व के अध्ययन करके पुरातत्वविद उन्हें दो वर्ग अर्थात उपयोगी और विलास की वस्तुओं में विभक्त कर देते हैं। मतलब इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके अंदर विलासिता के अंदर, ठीक है, कर देते हैं। प्रथम वर्ग अर्थात उपयोगी वस्तुओं के अंतर्गत दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चकियां, ब्री भांड है ना, सुइयां, छावा इत्यादि आते हैं। इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से सरलता पूर्वक बनाया जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुएं सामान्यतः सभी हड़प्पाई पूरा स्थलों से, सभी हड़प्पा यानी हड़प्पा का जो भी स्थल था हड़प्पा के अंतर्गत सभी से प्राप्त हुई है। ये सब वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं के अंतर्गत, अब जैसे नहीं मोहनजोदड़ो से क्या सब हुआ है ना, लोथल से क्या सब हुआ है, वो सब लिखा है ना, तो वही वस्तुओं के अंतर्गत में महंगी अथवा दुर्लभ वस्तुएं सम्मिलित थी जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों द्वारा किया जाता था। ऐसी वस्तुएं मुख्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महत्वपूर्ण नगर से ही मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा समाज में विद्यमान भिन्नताओं का प्रमुख आधार आर्थिक घटक ही रहे होंगे। उदाहरण के लिए जैसे समझ लो कालीबंगा में मिले साक्ष्य से पता लगता है कि पुरोहित दुर्ग के ऊपर भाग में रहते थे, यानी पुरोहित दुर्ग के ऊपर भाग में रहते थे जो हड़प्पा में जो कालीबंगान में जो मिला था, ठीक है। और निचले भाग में स्थित अग्नि वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे, यानी कहने का मतलब क्या कि जैसे वेद, जैसे अपने लोगों का वेदी होता है ना, वेदी, निचले भागों में स्थित अग्नि वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे पहले के लोग भी, इस सबसे पता चलता है। इस प्रकार पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज की सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए अनेकों महत्वपूर्ण बातों जैसे अलग अलग लोगों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नगरों अथवा छोटी बस्तियां में निवास, खान पान एवं रहन सहन, सावधानों से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य तथा सामान्य वस्तुएं आदि पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो मतलब एक तो हो गया कि दूसरा पहला नंबर में क्या था कि समाधानों के बारे में, कि इस तरीका से समाधानों के बारे में अध्ययन करके हम करते हैं। और दूसरा इसका तरीका है कि वो रिसर्चर सब क्या करता है, विलासिता की वस्तुओं का पहले पता लगाते हैं कि पुराने जमाने में क्या सब वस्तुएं था, क्या नहीं था, उस सब के बारे में पता लगा करके तब जो है सो नए नए चीजों का खोज करते हैं। तो ये जो हो गया क्वेश्चन, हालांकि तो है ठीक ठाक है ठीक है, कि कहा गया पुरातत्वविद जो होता है, यानी पुरातत्व में रहने वाले लोग जो रहते हैं वो सब कैसे रिसर्च करता है, कैसे किसी वस्तु का, तो मुख्य दो तरीका हो गया, ठीक है। एक हो गया समाधानों तरीका से अध्ययन करके, और दूसरा विलासिता की वस्तुओं प्राप्त करके, ठीक है। उस पर अपना टॉपिक पर अपना लिख देना पूछा जाए तो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन है अथवा लगा के, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर का कारण बताएं।
क्या इस तथ्य से सहमत है? देखिए ओई में से कुछ क्वेश्चन ई होत, बेशक क्वेश्चन कहने का मतलब है क्वेश्चन का आंसर ई नहीं लिखना, जैसे हम समझा दे रहे हैं तो अपने मन से लिख देना, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हिट कर जाएगा, ये इतना तो जरूर है कि यही उठल वाला क्वेश्चन रहेगा, पक्का निश्चित है ये बात। ठीक है, तो जब हम समझा रहे हैं तो उसको समझ करके अपने मन से उसको लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो बेशक अल्टरनेटिंग है। ठीक है, देखिए क्या आप इस तथ्य से सहमत है, मतलब आप सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शहर के जल निकास, यानी जल निकास का जो प्रणाली था ना, वो नगर योजना की ओर संकेत करती है। यानी पहले के जमाना में जो जल का निकास प्रणाली था वो नगर योजना की ओर संकेत करती है, यानी नगर निगम की योजना होना चाहिए। यानी अपने उत्तर के कारण दीजिए क्या है, तो पहले उसका देख ले। हड़प्पा नगर को स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। यानी हड़प्पा नगर की जो स्थापना की गई थी वो कैसे की गई थी? वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से। हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत है, हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत है कि नगर की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। मतलब हम इस बात से सहमत है कि जल निकास प्रणाली जो है ना, नगर योजना की ओर संकेत करती है। मतलब अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया है तो आपको 3-4 लाइन तो बस इस क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, बात लिख देना है कि हाँ हम इस बात से सहमत है कि जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर की पुष्टि में हम निम्नलिखित कारण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कारण कह रहा है बताने के लिए कि कारण बताए। हाँ हम सहमत है, तो पहले तो लिखते हैं हड़प्पा नगर की स्थापना वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका से हुआ है। उसकी स्थापना कैसे हुआ है? वैज्ञानिक तरीका से और व्यवस्थित तरीका से, मतलब कुछ हिसाब किताब के अनुसार। ठीक है, और लिख देना है कि हाँ हम इस कथन से भी सहमत है, क्वेश्चन के में ही। हाँ हम इस कथन से सहमत है कि जल निकास प्रणाली नगर निगम योजना की ओर संकेत करती है। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार है, आप ऐसे लिखिएगा, जो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, सब इतना नहीं लिखना है। जैसे पहला पॉइंट, प्रत्येक घर में पक्की ईंट से बनी छोटी नालियां होती थी। पहले के जमाना में कहा जा रहा है कि प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियां होती थी जो स्नान घरों तथा शौचालय से जुड़ी होती थी। मतलब नाली जो है, हाँ तो होता नहीं है कि नाली, सभी के घर में पक्की ईंटों से बनी क्या होती थी? नालियां होती थी जो स्नान घर और शौचालय से पाइप द्वारा जुड़ा होता था। इसके द्वारा घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई मध्य आकार की निकास नालियों तक पहुंचाया जाता था। तो बात तो सही है ना हुआ? ठीक है, कि छोटी नालियां होती थी पहले के जमाना में, घरों में, सभी के घरों में छोटी छोटी नालियां होती थी। जो वो नाली किससे जुड़ा होता था? अब जैसे आपका कोई रहने वाला नहाने वाला कोई घर है, ठीक है, या कोई शौचालय है, तो उससे उसको नाली को जोड़ दिया जाता था। ठीक है, ताकि आपका भी उसमें बहाव होगा। जैसे अपने लोग अभी क्या बनाते हैं? हौदी, हौदी बनाते हैं ना, स्नान घर वाला भी है तो हौदी है। लेकिन पहले क्या कि सभी का, किसी को जो मतलब अगर नाली वगैरह पानी वगैरह था तो उस शहर के लोगों सबका सब क्या व्यवस्था था कि आपका जो नहाने वाला घर है, चाहे हौदी वाला अधि क्या बोलते हैं शौचालय वाला जो है, उसको फिट कर दो, किस में? नाली द्वारा जोड़ दो। ठीक है ना, निकास पहुंचाया जाता था और तब नालियों में पहुंचाया जाता। दूसरा पॉइंट, मध्य आकार, तो ये क्या नगर निगम को नहीं दर्शाता? ये सब काम किसका है? नगर निगम का करवाना, नाली वगैरह का काम तो नगर निगम से हो गया ना, और संकेत करता है कि ओहो पहलहू जमाना में नगर निगम के काम चले चले। मध्य आकार वाली नाली बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों में मिलती है। मतलब कहने का क्या कि मध्य आकार वाली नाली, मतलब ये तो एक छोटी छोटी नाली हो गया,
अब मध्य आकार वाली नाली, अब जैसे मान लो कि आपके घर से छोटी नाली निकला पाइप से, फिर उसके घर से, फिर उसके घर से, तो ये अभी छोटा नाला है, लेकिन फिर इस सब ई गांव मिलके, ई टोला मिलके एगो बड़ा नाला होता होगा ना। अब वो नाली में बहा रहा है तो वो नाली कहाँ होगा, तो वो कह रहा है कि मध्य आकार वाली नाली बड़ी सड़क के साथ बने हुए नालों में मिलती थी, जो सामान्यतः नालियां लगभग 9 इंच की होती थी। तो इतना तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो मध्य आकार वाली नाली बड़े सड़क के साथ साथ मिलती थी। मध्य आकार वाली नाली क्या होती थी, यानी कि घर में जो छोटी छोटी नालियां होती थी, वो स्नान घर किससे, शौचालय से, यानी शौचालय इत्यादि वगैरह जो नाली से, छोटा छोटा नाली किससे जुड़ा हुआ था, छोटा छोटा नाला जे छले से आपके घर, उसके घर के स्नान घर और शौचालय से जुड़ा हुआ था। लेकिन मध्य वाला नाला किससे जुड़ा हुआ था, बड़े बड़े सड़कों से, बड़े बड़े सड़कों से जुड़ा हुआ था, यानी सड़क वगैरह से जुड़ा हुआ था। और है ना, चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, इतना नहीं देखना है। नालियों फुट गहरी होती थी, किंतु कुछ इससे दुगुनी बड़ी होती थी। तीसरा पॉइंट में लिखना है, नालियां पक्की ईंटों से बना था। नालियां किससे, पक्की ईंटों से बनी थी नालियां, और पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी होती थी। नाली ढकल होता था, नाली क्या होता था, ढका हुआ होता था। जैसे आप अभी अभी इधर भी बनने लगा है, गांव घर में नाला बना दिया, एक बोलते सिल्वर होता है कुआं जैसा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो, ये नाला है ना जी, ये रोड है, ये सड़क है, आई अंदर अंदर नाला कर रहा है ना, रिसक नहीं है, ये साइड साइड नाला नहीं कर रहा है, बना रहा है, तो इसके ऊपर में नहीं देता है, फिर क्या पा, तब कहीं पर दे देता है, ये सड़क है, कहीं कुछ है तो एगो गड्ढा खोदता है यहाँ, ताकि इस सब का पानी इसमें चला जाए। ये सब जानता है ना, इसको सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। नालियां पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी हुई थी, पक्की ईंटों से बनी थी और नाली ढकल रहता था, वैसे नहीं खुला रहता था। उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाला पत्थर लगे हुए थे, कि अगर इस नाली को अगर चाहते हैं हम, तो ऊपर से पत्थर को हटा दो, साफ करना है तो कर दो, और फिर इसको ढक दो, ठीक है। तो ये सब व्यवस्था था, ठीक है। आवश्यकता अनुसार उन्हें हटाकर नालियां की सफाई की जाती थी। हटा करके नालियां की क्या करती है, अब जैसे नाली बनाया तो ऊपर से झप्पन क्यों दिया है, सड़के में मिक्स कर देता, नहीं तो साफ कैसे करेगा, तो साफ करने के लिए उसको हटाने वाला व्यवस्था किया जाता है। बात समझ में आ रहा है, तो ये सब था। चौथा पॉइंट में, ऐसा लगता है कि पहले नाली के साथ साथ गलियां का निर्माण किया जाता था, गली वगैरह, और फिर उसके अगल बगल घरों को बनाया गया था, क्योंकि घरों की नाली को गलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की गली के साथ सटा होना आवश्यक था। मतलब कहने का क्या हुआ कि ऐसा लगता है कि पहले नाली के साथ साथ गली का निर्माण, नाली हुआ और नाली दिया था, एगो गली भी बनाया, गली तो जानते हैं ना आप लोग, गली भी का निर्माण किया जाता था, और फिर उसके अगल बगल में घर का दीवार बनाया गया था, क्योंकि घरों की नालियों को गली से जोड़ने के लिए, घर की नाली को उस गली से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना अति आवश्यक था। पांचवा जो है, बड़ी नाले ईंटों से, यानी बड़े नाले ईंटों से अथवा तरासे गए पत्थर से ढके हुए थे। मतलब क्या कि बड़े नाले ईंटों से या तो फिर पत्थर से ढका हुआ था। बड़े बड़े नाले भी किससे, ईंटों से या पत्थर से ढके हुए थे। कुछ स्थल में टोडा मेहराबदार, है ना, नाले भी बने हैं। उनमें से एक लगभग 6 फुट का गहरा, और जो संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता था। अब देखो यहां पर मतलब कहने का क्या कि कुछ स्थान पर ना टोडा मेहराबदार यानी नाला बना हुआ था,
मतलब बड़ा बड़ा नाला बना हुआ था, कुछ बड़ा बड़ा शहर में जो बड़ा बड़ा नाला बनाया जो सड़क के अंदर अंदर चलता है। एक तो ये नाला हो गया जो सड़क के साइडे साइडे हो गया, एगो जो हो गया सड़क के अंदरे अंदरे बना दिया। और तब जो हम बोले जैसे देखो ई हो गया सड़क, आ सड़क के अंदर अंदर नाला हो गया, आ तब एगो बीच में निकल रहता था गोलका झप्पन। आ उस तब वो झप्पन जो रहता था, झप्पन को हटाओ और उसका पूरा सड़क का पानी जो है अगर जाम उम लगा है तो उसमें घुस जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो सब व्यवस्था रहता था। ठीक है, तो ऐसा मतलब दिल्ली समय होता है या मुंबई समय होता है या बहुत सारे जगह पर अब होने लगा है। ठीक है, मल जल निकासी के मुख्य नाले पर थोड़ी थोड़ी दूर पर, यानी मल जल समझ में आया ना, जितना भी मल मूत्र इत्यादि वगैरह, और मुख्य नाले पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आयताकार हौदी बनाई गई थी कि हौदी में इतना दूर का पानी निकलेगा इस क्षेत्र का, हौदी में आएगा, कचरा कूड़ा सब जमा होगा। ठीक है, हौदी बनाया गया था। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, सब अपना अपना हौदी है ना। हौदी नाली के मोरों पर तिकोनी ईंटे का प्रयोग किया जाता, तिनकोनिया ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सातवां क्या, घरों का कूड़ा करकट नाली में नहीं अपितु, नाली में नहीं बल्कि घरों के बाहर रखे गए ढके हुए कूड़ेदान में डाला जाता था। यानी घरों का जो कूड़ा करकट इत्यादि वगैरह होता था वो नालियों में नहीं फेंका जाता था, बल्कि घरों के बाहर जो कूड़ा करकट के लिए जो रखा हुआ था उसमें डालना पड़ता था। ठीक है, और जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहर तक ही सीमित नहीं था। ये जल निकासी प्रणाली बहुत बड़े शहर तक नहीं, अनेकों छोटे छोटे बस्तियों में भी इनका अस्तित्व था। ठीक है, तो इसका कुछ पॉइंट था जो क्या, कि वहां जो हड़प्पा सभ्यता शहर के जल निकास के बारे में, तो ये मेन पॉइंट पकड़ लेना है क्या, कि जल निकास था। जल निकास में इतना बात नहीं लिख देगा, अगर रहेगा क्वेश्चन तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का बना, मतलब समझ में आया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अल्टरनेटिव जरूर लग रहा है, लेकिन लिया गया है एनसीईआरटी बुक से, और बिहार बोर्ड हमारा बताता है कि एनसीईआरटी बुक से 60% यानी 40% छोड़ के 60% बुक से देता है क्वेश्चन, ये बात पक्का है। बाकी का जो है 30% या 20% हो, या कभी कभी 40-35% जो है अदर बुक सबसे लेता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यही उठा करके लिखा रहेगा, सेम हूबहू क्वेश्चन रहेगा, इससे पक्का है ये बात। ठीक है, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया पहले, कि हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनाने के प्रयुक्त पदार्थ, यानी कि मनका किस चीज से बनाया जाता था, वस्तुएं, और कैसे मनका बनता था, इसका तरीका बताइए, आप वर्णन करें कि कैसे बनता था। तो देखिए, मनके बनाने के लिए ना कई प्रकार के पदार्थ लाया जाता था। मनका बनाने के लिए कई प्रकार की पदार्थ लाया मतलब क्वेश्चन तो समझ में आया ना पहले। देखिए, मनका बनाने के लिए कई प्रकार की पदार्थों का प्रयोग में लाया जाता था। मनका बनाने के लिए कई प्रकार की पदार्थ लाया जाता था, है ना। जैसे कार्जिलियन, जेस्पर, स्फटिक, है ना, क्वार्टर्ज तथा सेल खरी जैसे पदार्थ। तो अब इसमें याद रखना है मन का किन सब चीजों से बनता था पदार्थ, जो कौन कौन चीज लाना पड़ता था मन का बनाने के लिए। जैसे कहेगा कि चाय बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, दूध, चीनी, चाय पत्ती। तो इसे मन के बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, कार्जिलियन, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्टर्ज तथा सेल खरी इत्यादि वगैरह सब लाया जाता था। अब देखिए, ये तो हो गया सामान, ये सब लाना पड़ता था। पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातु तथा फयांस और पक्की मिट्टी इत्यादि, इतना चीज सब लाया जाता था बनाने के लिए। क्या, अगर ये सब थोड़ा बहुत याद रहेगा, जेस्पर याद रख लेना, स्फटिक याद रख लेना और सेल खरी याद रख लेना,
है ना, पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु इत्यादि वगैरह, फायांस और पक्की मिट्टी, है ना। कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्थरों को मिलाकर के भी बनाया जाता था। कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्थरों को मिलाकर के भी बना दिया जाता था। कुछ मन के पर सोने का टोप होता था, कुछ मन के पर सोने का टोप होता था। ज्यामितीय आकार को के लिए अलग अलग रंग रूप देकर उस मनके को तैयार किया जाता था। ज्यामितीय यानी आकार अच्छा लगने के लिए उसके ऊपर रंग रूप दे करके मनकों को तैयार किया जाता था। मनकों पर अलग अलग तरह की कृतियां और रंगों का प्रयोग किया जाता था। यानी कृतियां मतलब मन का जो बनाया जाता था, तो अलग अलग आकृति का अलग अलग रंग रूप दे करके उसको बनाया जाता था। तकनीक की दृष्टि से मन के पर ना अलग अलग तरीका से कार्य किया जाता था। वो तो देखो, अब जैसे कहने का मतलब क्या है, अब जैसे कोई भी चीज बनाता है, इतना सामान्य सबसे एक मुख्य बात तो हो गया कि मन का बनाने के लिए आपको इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। अब जैसे चाय हुआ, अब चाय बनाने के लिए तो मान लो कि चाय बनाने के लिए अगर हम दूध, चीनी, चाय पत्ती और कोनो पत्ती सब मन होगा तो डाल सकते हैं उसमें, तब भी चाय बनेगा। नहीं तो चाय के लिए हम क्या, पानी डाल दो, चीनी डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, तब भी चाय बन जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है ना। अब उसको कैसे बनाते हैं वो भी डिपेंड करता है, चूल्हा वाला पर बनाते हैं, मिट्टी वाला पर, कि गैस वाला पर, कि कोनो और चीज पर, हीटर वगैरह पर, वो तो डिपेंड करता है। तो वही बताया जाए, तकनीकी दृष्टि से ना मन के पर अलग अलग तरीका से काम किया जाता था। यानी मन के बनाने के लिए ना काम अलग अलग तरीका से, कई प्रकार से किया जाता था। जैसे सेल खरी जैसे मुलायम पत्थर से, यानी सेल खरी वाले मुलायम पत्थर से मनके बनाने का काम आसान होता था। सेल खरी का जो मुलायम पत्थर होता था ना, उससे मनका बनाना क्या होता था, आसान होता था। सेल खरी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर, यानी सेल खरी को क्या किया, चूर्ण चूर्ण कर दिया और उसको लेपन जैसा करके और उसको सांचे में ढाल दिया। ठीक है, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। ठीक है, कठोर या ठोस पत्थर से, अब जैसे देखो, अब जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मूर्ति का सांचा आता है ना, सांचा, वही सब हो गया ईंट मन के। ठीक है, मन के वगैरह सब वही सब हो गया। तो सांचा भगवान को जो मूर्ति आकार नहीं देता है जी, तो किस चीज से बनता है, तो उस पत्थर से उसको आकार में ढाल दिया और उसका अपना बना करके रखे हुआ है। दूसरा नंबर बात क्या, अगर देखा जाए तो बिरंजक चूर्ण, चूना, प्लास्टर और पेरिस, ये हाथ में प्लास्टर कर देता है। अरे हाथ में प्लास्टर नहीं करे है, वो कथी से, पेरिस और प्लास्टर होता है ना। तो उसको हीट किया, हीट करके और उस पर क्या करता है, अंदर में पहले रुई का पहले डाल दिया हाथ में, और तब उसके ऊपर उसको लेपित कर देता है। तो अगर किसी को हाथ टूटा हुआ है और वो प्लास्टर किया हुआ अहाँ के माथा पर मार दे तो फाड़ दे सीधा, बात समझ में आ रहा है ना। तो वो भी तो कैसा हो जाता है, एकदम मन के टाइट होता है वो भी। ठीक है, तो उससे भी तो हम बना सकते हैं ना। तो बनाने का तरीका क्या हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर सेल खरी वाला जो पत्थर आता था उसको चूर्ण चूर्ण करके और तब उसको सांचे में डाल के और उसको बना दिया जाता था। कठोर ठोस पत्थरों से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। कठोर वाला पत्थर मतलब ज्यादा कठोर कठोर पत्थर से जो अगर मन का बनाना पड़ता था तो उससे थोड़ा कठिन था बनाना। ठीक है, ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामितीय आकार के मनके ही बनाए जाते थे, ज्यामिति के आकार के ही। पुरातत्वविदों के अनुसार, पुरातत्वविदों कहे तो अब फिर पुरातत्व में रहने वाले लोग, ठीक है, जो काम करते हैं, के अनुसार अकीक का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया द्वारा, यानी अर्थात पीले रंग के कच्चे माल, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के अलग अलग चरण में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। आग में पका करके क्या किया जाता था, मनके को आग में पका करके मनके को तैयार किया जाता था। ठीक है, सबसे पहले बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था।
बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता था, तोड़ा जाता था, और उनमें से बारीकी से सल्क निकाले जाते थे, और फिर मनके बनाया जाता था, है ना। अब बड़ा बड़ा पत्थर सब निकाला, तोड़ा, और तोड़ करके जो कारा कारा पत्थर सब सल्क टाइप में हुआ, उसको क्या किया जाता है, काटता था निकाल करके, और फिर उसको चूर्ण करके बनाया जाता था। मनके को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई, फिर पॉलिश, फिर उनसे छेद किया जाता था। मतलब पत्थर को निकाला, पत्थर को तोड़ा तारा, उसमें से अलग किया, पत्थर को घिसाई वगैरह किया, तब उसको पॉलिश किया, पॉलिश करके फिर उसमें छेद किया, तब जाकर के मनके तैयार हो गया। तो मेन पॉइंट आपका पकड़ लेना है। बाकी तो ऊपर तो बताया, पत्थर से, कई प्रकार के पत्थर से बनाया जाता था मन का, बनाया जाता था नहीं जी। अब बनाया जाता, उसको पत्थर को क्या तोड़ा तारा फोड़ा फाड़ा, उसको घिसाई इत्यादि किया, और पॉलिश, फिर पॉलिश करके तब छेद छाद करके वो मन का तैयार हो गया। अपना बता देना, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत